अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज़। इस पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए क्या वो 100 स्टेप्स हैं जो हमें इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ या फ्यू मंथ्स में ले लेने चाहिए ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी भी बेहतर होए और पाकिस्तान तो इंशाल्लाह उसके साथ इम्प्रूव करेगा ही। फवाद, पहला क्या स्टेप है जो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पाकिस्तान के लिए क्या है जो हमें सबसे पहले ले लेना चाहिए? देखिए, स्टेप 1 एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान की एक इम्पेंडिंग क्राइसिस है जो पिछले 75 साल से हमने सॉल्व नहीं किया। एनर्जी क्राइसिस हमारे ऊपर आज हावी हो गया है और इसको हमें सॉल्व करना लाजमी है। उसमें हमारे पास रिन्यूएबल्स इज़ दी ओनली वे। हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो है उनको अडॉप्ट करें। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में आपके पास 3 बड़े सोर्सेज हैं, जिसमें नंबर 1 सोलर, नंबर 2 विंड, नंबर 3 हाइडल। ये 3 आपके पास मेजर सोर्सेज हैं। आपको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा इंशाल्लाह। इसमें हमारे पास 3-4 एस्पेक्ट्स हैं इसके। एस्पेक्ट नंबर 1 ये है कि एट द कंज्यूमर लेवल, हम एट द कंज्यूमर लेवल एज़ यूज़र्स हम क्या कर सकते हैं। हम एज़ होम ओनर्स, एज़ फैक्ट्री ओनर्स, एज़ बिज़नेस ओनर्स, हमारा ये इनिशिएटिव होना चाहिए और हमारा ये प्रेरोगेटिव होना चाहिए कि हम अपने घरों पे सोलर लगवाएं। हम ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगवाएं, ऑफ ग्रिड लगवाएं, हाइब्रिड लगवाएं। दैट इज़ आवर प्रेफरेंस डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स। बट सोलर सिस्टम्स लगवाने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा ग्रिड पे डिपेंडेंस कम हो जाता है और जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन है उससे हमारा ताल्लुक़ कम हो जाता है। तो उस पर डिपेंडेंस कम होने की वजह से हमारे जो बिजली के बिल हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं, प्लस जो ग्रिड के मसाइल हैं हम उससे भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर नेशनल जो सप्लाई कॉर्पोरेशन है वो जो जनरेशन करती है दूर दराज इलाकों में, फिर उसकी ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाती है और फिर ट्रांसमिशन के लॉसेज आते हैं। फिर उसके बाद एक डिस्को होती है जो आपको सेल करती है, फिर उसकी रिकवरी करती है। तो जो पूरा मैकेनिज़्म होता है, इसके जो इनएफिशिएंसीज़ होती हैं आप उसको बाईपास कर देते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ ये फ़ायदा भी होता है कि जब आप माइक्रो ग्रिड्स इस्टेब्लिश करते हैं तो आप कम्युनिटी लेवल पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आप उतनी ही प्रोड्यूस करते हैं जितनी आपकी कंजम्पशन होती है। उससे भी अगेन बेनिफिट्स पूरी स्टेट को भी होते हैं और आपको इंडिविजुअली भी होते हैं कि आपकी कम्युनिटी को सस्टेनेबल लेवल्स पे रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, प्रोवाइड हो रही होती है, जिसकी जो टैरिफ होता है वो अफोर्डेबल होता है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है और जो लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो ओवर 25 ईयर पीरियड ली जाती है, क्योंकि जो सिस्टम्स की लाइफ है वो बहुत लॉन्ग है। 25 साल आराम से हर सिस्टम लास्ट करता है जो नॉन मूविंग पार्ट्स वाले सिस्टम्स है। तो उसमें कंपैरिजन नहीं है। अगर सोलर एनर्जी की हम कॉस्ट को कंपेयर करें तो वो 2 US सेंट बैठती है। 2 US सेंट आज के हिसाब से 6 रुपये पर यूनिट पड़ता है आपको। बट अगर हम इसको कंपेयर करें आपकी फर्नेस ऑयल के साथ या आपके कोल के साथ तो कोई कंपैरिजन उसका बनता नहीं है। अगेन सोलर वर्सेस हाइडल नहीं हो रहा, सोलर वर्सेस विंड नहीं हो रहा, विंड वर्सेस हाइडल नहीं हो रहा। ये तीनों के तीनों मेथड जो हैं ये मेन प्राइमरी सोर्सेज होने चाहिए आपके फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे सोलर सूटेबल नहीं है बट जहाँ पे विंड सूटेबल ज़्यादा है, तो वहाँ में विंड को लगाना चाहिए। बहुत सारे एरियाज़ हैं जो बहुत सूटेबल हैं फॉर हाइडल प्रोजेक्ट्स, तो हमें वहाँ पे हाइडल लगाना चाहिए। जहाँ पे हमारा वाटर का इनफ्लो ज़्यादा है, हमारे पास एलिवेशन ऑटोमेटिकली है, हमारे पास रिजर्वॉयर्स ऑटोमेटिकली बने हुए हैं और जहाँ हम बना सकते हैं। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? अच्छा, मैं ये अभी जब आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे और हम इतने अरसे से इन्हीं चीज़ों पे बात कर रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि देखें ये मुल्की लेवल पे तो ये एक इशू था एनर्जी क्राइसिस का, जो कि हमारे अब सारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि हमारी समझ से बाहर हो गया और हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका सोल्यूशन क्या है। पर लोगों का ये इशू नहीं था और किसी भी मुल्क में ये लोगों का इशू नहीं होता। हमारा एज अ लोग हमारा इशू ये होता है कि हम जो हमारे बिजनेसेस हैं हम उसको ग्रो करें। हम उधर से जब वो ग्रो कर रहे होंगे तो हम ज़्यादा टैक्स हमारा बनेगा और उस टैक्स से गवर्नमेंट्स और ये मुल्क चलते हैं। हमें इन्होंने अपने मसले जो इनसे नहीं संभले वो उन्होंने हमें उसमें जमेल दिया। अब हम बैठे इस एनर्जी क्राइसिस का भी हल हम ही निकालेंगे क्योंकि उन लोगों से सॉल्व ही नहीं हो रहे, जबकि ये तो हमारी बेसिक नीड में आता है। स्टेट का फेलियर, ये बिजली, गैस, पानी, ये तो हमें देना था स्टेट ने, ये तीनों ही हमें नहीं दी और हमें अब अपने हल निकालने पड़ रहे हैं। तो हमें अब 2 काम करने पड़ रहे हैं कि हमें एक ये मसला भी सॉल्व करना है और साथ में हमें अपने बिजनेसेस को तो एक्सपेंड करना ही है। पर इशू ये हुआ है कि अगर अभी भी हम निगलेक्ट कर दें इस चीज़ को कि यार नहीं ये स्टेट ही करेगी, तो जो हमारा मेन बिज़नेस है वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है और वो भी क्लोजर की तरफ जा रहा है। तो अब हम लिंक कर गए इसके साथ कि जब तक हम इसका हल, गवर्नमेंट तो नहीं निकाल रही, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, हमें नहीं समझ आ रही। अगर हम भी नहीं निकालेंगे तो हमारे बिजनेसेस बंद होंगे, तो उसका इम्पैक्ट मुल्क पे तो आ ही रहा है। हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं मुल्क ही बंद पड़ा हुआ है, पर हमारे ऊपर भी आ रहा है कि अब हम हमारी जो ईद की एक्सपेंडिचर था वो भी कम हो गया, सारा एक्सपेंस लोग परचेज ही नहीं कर सके। महंगाई देखें कि किस लेवल पे पहुंची हुई है, इन्फ्लेशन के हालात देख लें।
तो जो अच्छा खासा बंदा चीज़ें ख़रीद सकता था वो भी उसका हाथ टाइट हो गया। बिल्कुल। तो ये चीज़ें पहले गवर्नमेंट ने सॉल्व करनी थी, उसने नहीं करी, हमने भी नहीं करी, तो इफ़ेक्ट अब बिल्कुल निचले लेवल तक आ गया और बेचारा अच्छा खासा बंदा पिस गया। बिल्कुल, इसकी उसी बात को फॉरवर्ड लेते जाते हुए अब वही वाली बात है कि स्टेट ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगलेक्ट किया और 75 ईयर्स में जो प्रोग्रेस करी इलेक्ट्रिसिटी के डोमेन में वो बहुत थोड़ी है और वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है। हमने तो अभी पहली चीज़ बेसिक थी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएं और अपने घर और इंडस्ट्रीज़ को भेजें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि आप चीज़ों को इलेक्ट्रीफाई करवाते, जिसमें आपकी ऑटोमोबाइल और बाकी चीज़ें आपकी ट्रांसपोर्ट ने और वो इलेक्ट्रीफाई होना था। इंडस्ट्री भी इलेक्ट्रीफाई होती है। तो अभी पहली पे ही फंस गए, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तो इलेक्ट्रिसिटी ही पूरी नहीं हो रही और जो बनाई आपने वो आपने 100 रुपये पे बना ली। कमाल है सर आपकी, तो क्या बात है। दूसरा जो वही वाली बात कि जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी बना ली वो इसलिए बना ली कि आपने इनएफिशिएंट सोर्सेज, फर्नेस ऑयल, कोल और इसी तरह के जो महंगे सोर्सेज हैं आपने उसके थ्रू बना ली। दूसरी बात, ये वो सारी इंपोर्टेड कमोडिटीज़ हैं जो कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इंपोर्ट आपके हाथ में नहीं है, इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर्स चाहिए, इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि डॉलर्स का फ़ंड होगा तो इंपोर्ट कर पाएंगे। तो जब इंपोर्ट महंगी करेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि एक्सपोर्ट कंपैटिबल नहीं होगी और वो कंपेटिटिव नहीं होगी। तो सब चीज़ें रिलेटेड हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट नोबडी हैज़ डन इट बिफोर। किसी ने करने का इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई बहुत ढकी चुकी बातें नहीं है, बड़ी क्लियर कट बातें। दूसरा एक और बात इस पर ऐड करनी थी कि जो आपका अब ये हमारे ऊपर एज सिटीजन्स डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। वो बात आपकी ठीक है कि स्टेट ने नेगलेक्ट किया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और स्टेट ने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी पूरी नहीं करी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन करी जाए, वो भी नहीं करी। उसके बाद ये होता है कि आप रिन्यूएबल और चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को साथ साथ लेके चलते हैं, वो भी नहीं किया। और उसके बाद ये होता है कि आप इंसेंटिवाइज़ करते हैं जो मुल्क के बासी होते हैं। इंसेंटिवाइज़ ज़रूरी नहीं है सब्सिडी के थ्रू होता है, आप इनडायरेक्ट मेथड्स के थ्रू इंसेंटिवाइज़ करते हैं कि हर बंदा सोलर लगवाए। इंसेंटिवाइज़ इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप लोगों को सोलर लगाने दें, सोलर इंपोर्ट करने दें, सोलर उनको लोकली मैन्युफैक्चर करने दें। बस ये इतना इंसेंटिव दे देना तो लोग अपना हल निकाल लेते हैं, बट स्टेट ने उसको भी निगलेक्ट किया है। तो अब ये कॉमन सिटीज़न जो भी इस मुल्क का रेजिडेंट है, ये उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि एक उसने अवेयरनेस फैलानी है, दूसरा उसने इन सारी चीज़ों को अपने एंड पे अडॉप्ट भी करना है। अवेयरनेस उसने इंडिविजुअल लेवल की भी फैलानी है और मैस लेवल की भी फैलानी है कि इंडिविजुअल्स को अपने घर पे क्या करना चाहिए एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी स्ट्रीमलाइनिंग के लिए, और उसको स्टेट लेवल पे भी क्या करना चाहिए, कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो लोग चाहते हैं कि स्टेट लेवल पे लिए जाएँ ताकि जो एनर्जी का क्राइसिस है उसको सॉल्व किया जाए। और साथ साथ उसको इस इनिशिएटिव्स को एग्जीक्यूट भी करना है, सिर्फ कहना ही नहीं है, सिर्फ बताना ही नहीं है। जब आप अपने होम पे लगवा लेंगे, अपने घर पे लगवा लेंगे, अपनी फैक्ट्री पे लगवा लेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और फिर ये एक रेपिटेटिव साइकिल है, जब आप अपने घर पे लगाएंगे और आपको उसके बेनिफिट्स सीखेंगे तो आपको भी टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट होगा। फिर आप लोगों में विद प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस बात कर सकते हैं कि देखो मुझे तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिले हैं इसके। और फिर उससे एक डोमिनो इफेक्ट आता है कि जब एक डोमिनो गिरता है तो फिर वो बाकियों को साथ अपने साथ उसी पैटर्न पे लेके चलता है। तो एक पॉजिटिव अगर आप एक फीचर लेके आएंगे तो पॉजिटिविटी फैलेगी। आपने देखा है कि 5 साल 6 साल पहले लोगों को सोलर टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट ही नहीं था और समझ ही नहीं आती थी कि ये कोई जादू की चीज़ है, ये पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि पाकिस्तान में यही ट्रेंड रहा है कि गिमिक्स लाए गए हैं, पानी से चलने वाली गाड़ी, हवा से चलने वाली गाड़ी, परपेचुअल मशीन्स हैं जो ऐसे प्रोट्रे करते हैं जैसे वो पता नहीं फ्री में चलती रहेंगी, उनको आपको एनर्जी इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान में फ्रॉड ज़्यादा आम रहा है और टेक्नोलॉजी को कम प्रमोट किया गया है। तो ऐसे में लोगों को इससे भी डर लगता था, बट जैसे जैसे लोगों ने अडॉप्ट किया है तो कम्युनिटी लेवल्स पे आप देख सकते हैं कि अगर एक हाउसिंग सोसाइटी में शुरू में 3-4 लोगों ने लगवाया है तो उसके बाद एक बूम इफेक्ट आया है। और फिर 3-4 के बाद जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उस हाउसिंग सोसाइटी में आई है कि पहले 3 लोगों ने लगवाया 2 साल में, उसके बाद अगले 2 साल में 50-60 घरों ने लगवा लिया। तो अगेन जैसे जैसे सोलराइजेशन बढ़ेगी पाकिस्तान में तो एनर्जी क्राइसिस पे कमी आएगी, इंडिविजुअल लेवल पे भी आपकी बेहतरी होगी और मैस लेवल पे भी बेहतरी होगी। एक और बात इसमें यह है कि आप कह सकते हैं एज अ कंज्यूमर कि मेरी राय की क्या हैसियत है। अगर आप एक रेजिडेंट है और आप कहेंगे कि मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई सुनता तो है नहीं, तो अगेन आपने ये नहीं देखना कि आपकी सुनता है कि नहीं सुनता। आप अगर अपने सर्कल में 4 लोगों को बात पहुंचा सकते हैं, एक अच्छी बात पहुंचा सकते हैं, तो वो बात बैठ जाती है, दिमाग में कहीं ना कहीं घुस जाती है, वो फेस्टर करती है, फिर वो बात कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती है। दूसरा, जब इसी तरह के 1 लाख लोग ये बात कर रहे होंगे और पॉजिटिव बात कर रहे होंगे तो किसी ना किसी लेवल तक मुल्क भी ये लोग ही चला रहे हैं, आपके जो मिनिस्टर वो भी इंसान है, वो भी लोग हैं, तो वो बात कहीं ना कहीं तक पहुंच जाती है और फिर उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो कभी ना कभी निकलता ही है। ये पूरी मूवमेंट होती है इसकी, एक पूरा एक इसकी ग्रोथ का साइकिल है पूरा।
तो उसको नहीं डिस्कस करते अभी। लेकिन आपने कॉन्सिक्वेंसेस सोचे बगैर कि मेरी बात करने का फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो मैं इसलिए बात करता ही नहीं हूँ। आपको बात करनी चाहिए और पॉजिटिव बात करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मूवमेंट ऐसे ही चलती है, पॉजिटिविटी की तरफ ग्रोथ ऐसे ही होती है, अवेयरनेस भी ऐसी अवेयरनेस ऐसी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो या तो पता होती हैं या बैक ऑफ द कॉन्शियस होती हैं, वो भूल जाता है बंदा, जब कोई और बताता है तो उसको याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो भी ऐसी बात हो जिसमें उसका भी भला हो और इनफैक्ट मुल्क का तो फ़ायदा होना चाहिए, तो वो आपको लाजमी शेयर करनी है, बल्कि अगर बार बार कर सकते हैं तो बार बार आपको बतानी चाहिए ताकि वो फ्रंट पे आ जाएं और उसको लोग अडॉप्ट करना शुरू कर दें। एक और बात इसमें यह है कि कंज्यूमर जितना एजुकेटेड होगा और जितना अवेयर होगा, उसका जो रूलिंग क्लास है या जो पॉलिटिकल क्लास है या जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी स्टेट अफेयर्स को रन करती है, वो ज़्यादा देर उससे आंखें नहीं बचा सकते। अभी कुछ साल होंगे कि वो नहीं देखें आपकी तरफ, बट अगेन जो लोग चाहते हैं उसी तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। अगर लोग चाहते हैं कि उनको फ्री का खाना मिले, तो स्टेट उनको फ्री का खाना ही देने पे ज़ोर लगा रही होती है। अगर लोग चाह रहे हों कि हमें एनर्जी के रिफॉर्म्स चाहिए और फिर एक मैस लेवल में मूवमेंट चले और लोगों में अवेयरनेस हो, तो फिर स्टेट रिफॉर्म्स करे बगैर नहीं चल सकती। फिर ये होता है कि स्टेट छोटे लेवल पे रिफॉर्म करके लोगों को ज़रा लारे देने की कोशिश करती है और मैस लेवल को छोड़ देती है, बट अगेन एक पॉजिटिविटी तो आई होती है। तो अगेन ये भी यूज़र ड्रिवन मार्केट है, कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है। जो कंज्यूमर चाहता है, क्योंकि जो रूलिंग क्लास है वो वैक्यूम में नहीं रह सकती, किंगशिप नहीं है कि वो वैक्यूम में अपनी मर्जियाँ चलाते रहें और किसी की कोई सुने ही ना। वोट लेने लोगों के पास ही आना होता है, आखिर में नान खिलाने होते हैं, रोटियां खिलानी होती हैं, बिरयानियाँ खिलानी होती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अब इन चीज़ों का टाइम गुजर चुका है। 75 ईयर्स में हमने ये नान रोटी बिरयानी पे ही वोट लिए में, अब इससे आगे बात बननी नहीं है। हम तभी वो 100 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो पाकिस्तान की किस्मत को बदलेगा और जिससे हमारी अपनी लाइफ में फ़र्क आएगा, और हमें वो स्टेप लेने हैं जिससे जो हमारे हाथ में भी हैं। हम 100 स्टेप्स वो भी नहीं बताएंगे जो हमारे हाथ में ना हो और हम हवा में बातें करते रहें और उनके ऊपर छोड़ दें जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। वो आगे भी कुछ नहीं करेंगे। उन स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हम आज ले सकते हैं, जिससे हमारी अपनी लाइफ में भी फ़र्क आएगा और हमारे मुल्क में ऑटोमेटिकली फ़र्क आएगा। और ये दोनों जुड़ी हुई हैं चीज़ें। अगर मुल्क नीचे आता है तो हम ऑटोमेटिकली साथ नीचे आ जाते हैं, और अगर हम ऊपर आएंगे तो मुल्क ऑटोमेटिकली साथ ऊपर आ जाएगा। हम दोनों लिंक हुए हैं, इस बात को हमें समझना है। अगर हम करप्शन करते हैं, हम 2 नंबरी करते हैं, हम सी क्लास का पैनल को A क्लास करके बेचते हैं, तो जो हम अगर 2 नंबरी कर रहे हैं तो पूरे मुल्क के साथ 2 नंबरी हो रही है। हमें इस बात को समझना है। रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं लोगों की। वही अच्छी चीज़ें लगवा सकते थे लोग, आप उसको कचरा बेच दें तो ना उसकी चीज़ चलेगी और उसका पैसा भी ज़ाया होगा, और उसके थ्रू जो नेगेटिविटी फैलेगी उसके सर्कल में, और फिर उसका सर्कल सोलर लगवाने से इज्तनाब करेगा, तो आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो देखें आपके सोशल साइकिल में कितने हैं। इसमें कस्टमर का इतना कसूर नहीं था जितना उन रिटेलर तो उन बेचने वालों का था, क्योंकि वो भी चीज़ बेच रहे थे, उनको गलत चीज़ बेचनी ही नहीं चाहिए थी। पर ऑन दी अदर हैंड अगर कस्टमर अवेयर होगा तो ये चीज़ वहाँ से वो रुकवा देगा, क्योंकि आपको तो दोनों को एजुकेट करना है, रिटेलर को भी, दुकानदार को भी, और उसको भी जो ख़रीद रहा है, कि ना तुमने गलत चीज़ बेचनी है ना तुमने गलत चीज़ ख़रीदनी है। अगर ये बेचेगा भी तो आप पकड़ लेंगे, अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो वो आपको बेचेगा नहीं, क्योंकि दोनों के कोई किसी एक भी को गलत काम कर रहा है तो उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। आपका तो हो ही रहा है। आप उतने ही पैसों में A ग्रेड अच्छी चीज़ ख़रीद सकते थे जो नेक्स्ट 25 ईयर चलनी थी, क्योंकि इससे आपका तो फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है ही, आपके मुल्क का भी फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है। तो ये बिल्कुल भी ऐसी मजाक वाली बात नहीं है कि जिसको आप लीनियंट लेके बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरा तो काम चल रहा है ना, मेरा ट्यूबवेल चल रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है। चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। एक और बात इसमें ऐड करते चलें कि सोलराइजेशन का एक पूरा प्रोग्राम है, इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो का मकसद यही है, इस सीरीज़ का मकसद यही है कि आइडेंटिफाई किया जाए। एक नेक्स्ट सीरीज़ इसके बाद बनाएंगे जिसमें पूरा रोड मैप और पूरा प्लान डिस्कस कर सकते हैं हम कि हर स्टेप को एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करना है, वो थोड़ा डिटेल में होगा। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम इस पर एग्जीक्यूशन का प्लान भी डिस्कस करेंगे। बट अगेन सोलराइजेशन का प्लान बड़ा आसान सा होता है और बड़ा क्लियर सा होता है। इंटरनेशनली फार्मूला सेट हैं, आप इंपोर्ट अलाउ करते हैं, इंपोर्ट के साथ आप मैन्युफैक्चरर से JV करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का सोचते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करते हैं, उसके साथ साथ इंपोर्ट गिरती जाती है जैसे जैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। उस लोकल मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आप लोकल डिमांड को मीट करते हैं, और लोकल डिमांड मीट होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग जब आपकी बढ़ती है तो फिर आप एक्सपोर्ट का सोचते हैं, और फिर आपके पास एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी भी होती है, कैपेसिटी भी होती है, वारंटी क्लेम्स करने की भी कैपेसिटी होती है, और इसी प्रोडक्शन भी होती है कि आप किसी को कोई एट पार कोई इंसानों वाला कोई सॉलिड सामान दे सकें जिसकी क्वालिटी भी हो। कचरा ही सामान तो कोई नहीं खरीदेगा, वो तो आप अपने मुल्क के लोगों को सिर्फ बेच सकते हैं ना, धोखा अपने मुल्क को बना सकते हैं, किसी और को एक्सपोर्ट तो आप नहीं कर सकते कचरा सामान, वो फिर आप पकड़े जाते हैं। तो सही तरीके से काम करना चाहिए, उसके बड़े सीधे से रोड मैप्स हैं और इंटरनेशनली सेट स्टैंडर्ड्स हैं।
तो नंबर वन आप इसको अगर कंक्लूड करें तो नंबर वन पे जो पाकिस्तान को चीज़ बचा सकती है वो सोलराइजेशन है, और एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एक सोलराइजेशन ही है जो आपको नंबर वन पे रखनी है और जिसकी तरफ हम सब ने काम करना है। मैं ख्याल इसको कंक्लूड करें और इस हमारे नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में हमें और जो आप लोगों के जहन में है कि ये नंबर 2 नंबर 3 पे ये इश्यूज़ होने चाहिए जो पाकिस्तान को बचा सकता है इस इकनॉमिक क्राइसिस से और जिस मुश्किल में आज हम सब हैं उससे, तो वो हमें लाजमी आप लोग भी बताएं ताकि हम उसको भी देखें और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें। थैंक यू।